नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। 15 अगस्त से पहले दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक मल्टी टेरर अलर्ट, खुफिया एजेंसियों ने जारी की चेतावनी। जी हां दोस्तों, 75वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के बीच खुफिया एजेंसियों को आतंकवादियों के बड़े प्लान के बारे में पता चला है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी करते हुए राजधानी समेत अन्य राज्यों को अलर्ट किया है। एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर कहा है कि जैश और लश्कर के आतंकी देश में बड़ा हमला कर सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस, जीआरपी, लोकल पुलिस और तमाम स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसियों को अलर्ट जारी किया है। आतंकवादियों के रडार पर महत्वपूर्ण सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन, आर्मी की फॉरवर्ड पोस्ट और जवान टारगेट पर हैं। कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर देश को दहलाने के लिए आतंकी सोफिस्टिकेटेड आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे इनपुट मिले हैं कि आईईडी का इस्तेमाल पब्लिक पैलेस पर धमाके के लिए किया जा सकता है। इस बार आतंकी सोफिस्टिकेटेड आईईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन कई बार आईईडी ब्लास्ट इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि जो सर्किट होता है वो कंप्लीट नहीं होता। ऐसे में आतंकी इस बार आईईडी में 2 डिस्टेंस मैग्नेट भी लगा सकते हैं, ऐसी खबर आई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के बाद रणदीप सुरजेवाला सहित 5 कांग्रेस नेता आए ट्विटर के निशाने पर, लॉक किए अकाउंट्स। जी हां दोस्तों, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर कार्रवाई के बाद अब ट्विटर ने उनकी पार्टी के 5 अन्य नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया है। कांग्रेस ने बुधवार देर रात दावा किया कि रणदीप सुरजेवाला सहित 5 वरिष्ठ नेताओं के अकाउंट लॉक कर दिए गए हैं। इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन, लोकसभा में पार्टी के सचेतक मणिकम टैगोर, असम प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव शामिल है। दोस्तों पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते दिल्ली में कथित तौर पर दुष्कर्म और हत्या की शिकार 9 वर्षीय बच्ची के परिवार के साथ की तस्वीरें ट्वीट की थी, जिसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शिकायत पर ट्विटर ने गांधी का विवादास्पद ट्वीट डिलीट कर दिया। आयोग ने कांग्रेस लीडर पर नाबालिग पीड़िता की निजता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अफगान सरकार ने सत्ता में साझेदारी का ऑफर दिया तालिबान को। काबुल पर कब्जे से केवल 150 किलोमीटर दूर है तालिबान। जी हां दोस्तों, तालिबानी आतंकवादी एक हफ्ते में अफगानिस्तान के 10 राज्यों पर कब्जा कर चुके हैं। अब उनका गजनी पर भी कब्जा है, जो राजधानी काबुल से महज 150 किलोमीटर दूर है। यानी कि तालिबानी जल्द ही काबुल पर भी कब्जा कर सकते हैं और इसके बाद पूरा अफगानिस्तान उनकी गिरफ्त में होगा। इस बीच अफगानिस्तान सरकार ने सुलह की कोशिश की है। कतर में तालिबानियों के साथ बातचीत कर रहे सरकारी अधिकारियों ने हिंसा खत्म करने के लिए समझौते का एक ऑफर दिया है। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक अफगान सरकार तालिबानियों को सत्ता में साझेदार बनाना चाहती है ताकि वो देश में जंग खत्म कर दें। गुरुवार को तालिबान ने अफगानिस्तान के 10वें राज्य की राजधानी गजनी पर भी कब्जा कर लिया। यहां कल तक जो गवर्नर ऑफिस, पुलिस हेडक्वार्टर और जेल सरकार के नियंत्रण में थी, अब उन पर तालिबान के आतंकवादियों का कब्जा है। गजनी और काबुल की दूरी महज 150 किलोमीटर की है। अफगानिस्तान के उन आम लोगों की उम्मीद दिन ब दिन टूटती जा रही है जो अलग अलग शहरों से काबुल इस आस में पहुंचे थे कि कम से कम राजधानी तो तालिबान के कब्जे से बच सकती है। अमेरिका सहित कई देशों के डिफेंस एक्सपर्ट मानकर चल रहे थे कि तालिबान को काबुल कब्जाने में 3 से 6 महीने का समय लग सकता है, लेकिन उनके दावे गलत साबित होते नजर आ रहे हैं। गजनी राज्य परिषद के प्रमुख नसीर अहमद फकीरी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि गजनी प्रोविंस के कुछ शहरों में तालिबान और अफगान सेना के बीच झड़प जारी है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा आतंकवादियों की गिरफ्त में आ चुका है। तालिबान भी गजनी पर कब्जे का ऐलान कर चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रक्षाबंधन पर महिलाओं को राज्य सरकारों का तोहफा, इन राज्यों में फ्री में कर सकेंगी यात्रा। जी हां दोस्तों, रक्षाबंधन पर कई राज्य सरकारों ने महिलाओं को खास तोहफा दिया है और राखी के दिन महिलाएं बस में मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी। रक्षाबंधन को लेकर हरियाणा, राजस्थान और बिहार सरकार ने मुफ्त बस यात्रा का ऐलान कर दिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को तैयारी का निर्देश दिया है। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है और इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। यह पर्व हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस बार यह 22 अगस्त को
को मनाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं के साथ साथ 15 साल तक के बच्चों की भी यात्रा फ्री कर दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर बताया कि रक्षाबंधन पर्व पर तोहफा देते हुए इस साल भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश की महिलाओं और 15 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा देने का निर्णय लिया है, ताकि बहनें अपने भाइयों के घर जाकर राखी बांध सके। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका और ब्रिटेन में बच्चों में बड़ा कोरोना संक्रमण, भारत के लिए खतरे का संकेत। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को अधिक नुकसान होने का अनुमान है। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन में बच्चों में संक्रमण के मामले पहले की 2 लहर की तुलना में बढ़ गए हैं, जो भारत के लिए खतरे का संकेत हो सकता है। अल्बामा, अरकानसास, लुसियाना और फ्लोरिडा में 18 साल से कम उम्र के बच्चों में संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। अरकानसास के चिल्ड्रन अस्पताल में संक्रमण के भर्ती होने वाले बच्चों की दर में 50% की वृद्धि दर्ज की गई। 7 नवजात आईसीयू में तो 2 वेंटिलेटर पर जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। वहीं दोस्तों लुसियाना में जुलाई के आखिरी सप्ताह में सर्वाधिक 4232 बच्चों में संक्रमण मिला है। यहां 15 से 21 जुलाई के बीच 5 साल से कम उम्र के 66 बच्चों में वायरस मिला। ब्रिटेन में भी हर दिन औसत 40 बच्चे अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। वहीं फ्लोरिडा के स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि 12 साल से कम उम्र के 10,785 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। यानी कि दोस्तों इस बात में अब कोई दो राय नहीं बची है कि तीसरी लहर बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राज्यसभा में टूटी मर्यादा, वीडियो में सदन में हाथापाई करते दिखे मार्शल और सांसद। सिक्योरिटी अधिकारियों ने कहा सांसदों का बर्ताव बहुत आक्रामक था। जी हां दोस्तों, हंगामे के चलते राज्यसभा अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित होने के अगले दिन गुरुवार को सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। राज्यसभा में मंगलवार को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच मार्शल बुलाने पड़ गए थे। इसी को लेकर गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 15 विपक्षी दलों के साथ संसद के विजय चौक तक मार्च निकाला। आरोप लगाया है कि सरकार ने सदन में लोकतंत्र की हत्या की है। इसके बाद देर शाम संसद में तैनात सिक्योरिटी अधिकारियों का बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि सांसदों का बर्ताव बेहद आक्रामक था। सिक्योरिटी असिस्टेंट अक्षिता भट्ट ने बताया कि कुछ पुरुष सांसद जो प्रदर्शन में शामिल थे मेरी तरफ दौड़े और सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जब मैंने इसका विरोध किया तो सांसद छाया वर्मा और फूला देवी नेताराम एक तरफ हट गई और पुरुष सांसदों को वेल तक पहुंचने का रास्ता दिया। अक्षिता ने कहा कि दोनों महिला सांसदों ने सुरक्षा घेरा तोड़ने में साथी पुरुष सांसदों की मदद की। उन्होंने जबरदस्ती मेरी बाहें पकड़ ली और मुझे घसीटा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, थर्ड वेव की आशंका के बीच खुल रहे हैं स्कूल। एक्सपर्ट्स ने कहा क्लासरूम में वेंटिलेशन, अच्छी हीटिंग और एयर कंडीशनिंग रखें, वायरस नहीं टिकेंगे। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच भारत समेत कई देशों में स्कूल कॉलेज खोले जा रहे हैं। महामारी का खतरा तो नहीं टला है, लेकिन वैक्सीन आने के बाद धीरे धीरे अब कुछ न्यू नॉर्म्स की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने एक रिसर्च में स्कूल कॉलेज खोले जाने को लेकर हीट, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम पर ध्यान देने को कहा है। शोधकर्ताओं के मुताबिक महामारी के बीच करीब 1.5 साल के इंतजार के बाद स्कूल कॉलेज फिर से खुलने लगे हैं। ऐसे में क्लासरूम में वेंटिलेशन, अच्छी हीटिंग और एयर कंडीशनिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी है। अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अपनी स्टडी में बताया है कि क्लासरूम में HVAC सिस्टम हवा के कणों में मौजूद वायरस को एक जगह देर तक टिकने नहीं देता। इससे बहुत हद तक कोरोना जैसे वायरस से सुरक्षित रहा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच, रोहित शर्मा और KL राहुल ने लॉर्ड्स में गाड़े झंडे, चित कर दिया 70 साल पुराना रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच कल से इंग्लैंड के ऐतिहासिक मैदान लॉर्ड्स पर सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो गया। इस टेस्ट मैच में टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन टीम इंडिया की ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा और KL राहुल ने उनके इस फैसले को गलत साबित कर दिया। लॉर्ड्स टेस्ट में रोहित शर्मा और KL राहुल ने टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दी। खबर लिखे जाने तक भारत की पारी के 33 ओवर पूरे हो चुके थे और टीम इंडिया ने बिना कोई विकेट खोए 100 रन बना लिए थे। दोस्तों 1952 के बाद यह पहला मौका है जब लॉर्ड्स के मैदान पर टीम इंडिया की कोई भी सलामी जोड़ी 50 रन के आंकड़े को पार कर पाई है। रोहित और राहुल ने लगभग 70 साल बाद यह कारनामा कर दिखाया।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर कांजीगुंड में बीएसएफ के काफिले पर आतंकी हमला, सर्च ऑपरेशन जारी। जी हां दोस्तों, कुलगाम के काजीगुंड इलाके के मीर बाजार में बीएसएफ के कानवॉय पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। इलाके की घेराबंदी कर तलाशी शुरू कर दी गई है। इसी बीच दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के मालापुरा इलाके में भी गोलियों की आवाज सुनाई दी। अधिकारियों ने बताया कि जिस समय हमला हुआ उस समय काफिला श्रीनगर से जम्मू जा रहा था। एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों ने कुलगाम जिले के हाजीकुंड इलाके में मालपोरा में जम्मू कश्मीर श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सुरक्षा बलों के काफिले पर गोलियां चलाई। सुरक्षा बलों ने भी आतंकवादियों को जवाब दिया। अंदेशा जताया जा रहा है कि इलाके में कई आतंकी छिपे हो सकते हैं जिनकी तलाश की जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली कोरोना के कारण गई 25,000 लोगों की जान। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को एक पत्र लिखा, जिसमें अपील करते हुए कहा गया कि दिल्ली सरकार राज्य में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई या नहीं हुई, बिना कोई जांच करवाए इसकी पुष्टि करना मुश्किल होगा। इससे पहले भी दिल्ली सरकार ने हेल्थ एक्सपर्ट्स की उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी बनाई थी, जिसे दिल्ली के उपराज्यपाल ने खारिज कर दिया था। उस वक्त भी मनीष सिसोदिया ने कहा था कि केंद्र सरकार चाहती है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के सही आंकड़े सामने आए तो दिल्ली सरकार द्वारा गठित कमेटी को मंजूरी दी जाए। उन्होंने आगे कहा कि हमें यह मानना होगा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई है। दिल्ली में कोरोना से अब तक लगभग 25,000 लोगों की मौतें हुई है, लेकिन उनमें से ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौतें हुई इसकी जानकारी नहीं है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस वक्त इस महामारी की ताजा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 20,49,44,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 43,28,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, अर्जेंटीना, कोलंबिया आदि देशों का नाम आता है। दोस्तों इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित देश की बात करें तो वह अमेरिका है। अमेरिका में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,55,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना महामारी के सामने आए हैं। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक 3,20,70,000 से ज्यादा इस महामारी के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4,29,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दोस्तों भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। वहीं दोस्तों इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य की बात करें तो वह केरला है। केरला में पिछले 24 घंटों के दौरान 23,000 से ज्यादा इस महामारी के मामले सामने आए हैं। वहीं दोस्तों पूरे भारत की बात की जाए तो पूरी भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 41,195 नए मामले इस महामारी के सामने आए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कानपुर में धर्म परिवर्तन पर बवाल। भाजपा विधायक के बेटे ने समर्थकों के साथ आरोपी को पीटा। पिता को भीड़ से बचाने के लिए बच्ची लिपटकर रोती रही। जी हां दोस्तों, कानपुर के बर्रा 8 की बस्ती में छेड़खानी के एक आरोपी को बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी के बेटे और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर जमकर पीटा। मौके पर खड़ी पुलिस मूक बनकर तमाशा देखती रह गई। मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया। इसमें भीड़ एक शख्स को पीट रही है। भीड़ के शिकंजे में फंसे पिता को बचाने के लिए उसकी बच्ची लिपट कर रो रही है। इसके बावजूद भीड़ शख्स को पीटती रही। मामला दो अलग अलग समुदाय से जुड़े होने पर सांप्रदायिक तनाव फैलने का डर है। ऐसे में प्रशासन ने मौके पर पीएसए तैनात कर दी है। पुलिस ने मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू और सिखों को सुरक्षित निकालने में भारत देगा मदद। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में लगातार खराब होते हालात के बीच भारत ने साफ किया है कि वहां मौजूद हिंदू और सिख परिवारों को सुरक्षित निकलने में अगर कोई मदद लगती है तो वो उसे मुहैया करवाएंगे। अफगानिस्तान की नाजुक स्थिति पर लगातार नजर के साथ ही सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल काबुल स्थित दूतावास को बंद करने का कोई प्लान नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अफगानिस्तान से आ रही रिपोर्ट्स बताती है कि वहां स्थिति कितनी संवेदनशील है। ऐसे में सरकार लगातार अफगानिस्तान के हालात पर नजर बनाए हुए है और सुरक्षा स्थितियों का आकलन कर रही है। हालांकि फिलहाल काबुल स्थित भारतीय दूतावास को बंद किए जाने संबंधी अटकलें सही नहीं है। खुफिया एजेंसी सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान में हालात के आधार पर ही फैसला लिया जाएगा, लिहाजा सुरक्षा आकलन बदलने और काबुल में तालिबानी कब्जे की सूरत में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भारतीय राजनयिक और कर्मचारी सुरक्षित निकल सकें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 1 सितंबर से खुलेंगे क्लास 9 से 12वीं तक के स्कूल। जी हां दोस्तों, राजस्थान में 1 सितंबर से कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। हालांकि कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएं अभी ऑनलाइन ही चलेंगी। राजस्थान सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। शिक्षण संस्थान में आने से पूर्व छात्रों को माता पिता की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। माता पिता से लिखित में अनुमति लेनी होगी। विद्यालय परिषद में किसी भी विद्यार्थी, शिक्षक अथवा कार्मिक को कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर विद्यालय प्रशासन द्वारा संबंधित कक्ष को 10 दिनों के लिए बंद किया जाएगा। वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य है। 50% उपस्थिति के साथ 1 सितंबर से प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और कोचिंग संस्थान खुलेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना चांदी के फिर बढ़ गए दाम। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार को सोना 422 रुपए की तेजी के साथ 45,560 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले कारोबारी दिन यह 45,138 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं दोस्तों चांदी में भी 113 रुपए की तेजी दर्ज की गई है और अब चांदी 61,314 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके अलावा दोस्तों अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़त के साथ $1756 प्रति औंस, जबकि चांदी $23.44 प्रति औंस पर रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने कहा लोकतंत्र का गला घोटने में बीजेपी सरकार का साथ दे रहा है ट्विटर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी एवं इसके कई प्रमुख नेताओं के ट्विटर अकाउंट बंद किए जाने को लेकर गुरुवार को इस अमेरिकी माइक्रो ब्लॉगिंग मंच पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि ट्विटर भारत में भाजपा सरकार द्वारा लोकतंत्र का गला घोटने में उसका साथ दे रहा है। उन्होंने ट्वीट किया, क्या ट्विटर कांग्रेस नेताओं के अकाउंट निलंबित करने में अपनी नीति का अनुसरण कर रहा है या फिर मोदी सरकार की नीति का? उसने अनुसूचित जाति आयोग का ट्विटर अकाउंट बंद क्यों नहीं किया, जबकि उसने वही तस्वीर ट्वीट की थी जो हमारे किसी नेता ने की थी। कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेताओं के बड़े पैमाने पर अकाउंट बंद करके ट्विटर भारत में भाजपा सरकार द्वारा लोकतंत्र का गला घोटने में उसका साथ दे रहा है। इससे पहले कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि उसके और उसके कई नेताओं के ट्विटर अकाउंट को इस माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने बंद कर दिया है, यानी कि लॉक कर दिया है। हालांकि ट्विटर ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर यह कदम उठाया गया। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत का प्राचीनतम नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।